नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 4 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के ड्रोन और अमेरिका के फाइटर जेट के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला और इसी के बाद नेवी में भी और IRGC के कमांडरों के बीच में झड़प के माहौल निकल के सामने आए। यानी एक तरफ जहां बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा था ईरान और अमेरिका के बीच, वहीं पे अब जंग जैसी सिचुएशन फिर से बनती नजर आ रही है। क्या इस जंग में अमेरिका पीछे हट रहा या फिर ईरान पीछे हट रहा? इजराइल का क्या स्टैंड है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत के साथ अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील में कहीं ना कहीं किसानों की पूरी जिंदगी को हाशिए पे रख दिया गया है, किसानों की पूरे रोजगार को हाशिए पे रख दिया गया है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इजराइल ने अमेरिका के ऊपर लगातार प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब ये प्रेशर इजराइल क्यों बना रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जो मीटिंग अब तक तुर्की में होनी थी, उस मीटिंग को अचानक से उठा के दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया गया और बड़े आसानी से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान भी गया। यानी यकीन मानिए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और साथ ही हम गाजा के भी कुछ खबरों को कवर करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के शाहेद 139 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया है। अब सुनने में यह खबर भले ही थोड़ी सी आपको अजीब लगे, लेकिन जब इसकी पूरी कहानी आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईरान कितना बड़ा खिलाड़ी है और ईरान क्या झुक रहा या नहीं झुक रहा, इस खबर में यह चीज आपको डिटेल पता चल जाएगी। दरअसल बात कल शाम की है। कल शाम को क्या हुआ था कि जब अमेरिका को लग गया कि अब ईरान मानने वाला नहीं है और ज्यादा क्लोज जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है, ऐसे हाल में ईरान के डर से अमेरिका अपनी इज्जत बचाते हुए अपने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से पीछे हटा रहा था। धीरे धीरे करके 1400 किलोमीटर पीछे हटाने की बात हो रही है और अभी 500 से 600 किलोमीटर पीछे वो हट चुका है। ऐसे हाल में ईरान को लगा यार कि भाई साहब ये है कहां, पता करते हैं। ईरान ने अपना शाहेद 139 ड्रोन भेजा, लेकिन अब उस ड्रोन के पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं कि पता कर ले पूरे बड़े समुद्र में कि आखिर वो किस दिशा में गया होगा। तब यहां पे ईरान ने चाइना को फोन किया, चाइना से मदद मांगी और कहा कि भाई साहब आप अपने जो याओगाम और जिलिन सैटेलाइट्स हैं उनको चेक करो जरा। उसके बाद चाइना ने अपने याओगान और जिलिन सैटेलाइट को बाकायदा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फोकस किया, बाकायदा उसकी एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड और तमाम तरह की जो जानकारियां होती हैं वो सब ईरान को भेजी। ईरान ने अपना शाहेद 139 ड्रोन वहां पे भेजा और भेजने के बाद उसका बाकायदा फोटोग्राफी करना और तमाम जानकारियां निकालना, जैसे इस एयरक्राफ्ट पे कितने फाइटर जेट मौके पे तैनात हैं, किस हिसाब से तैयारी हो रही है, इनकी क्या प्लानिंग चल रही है, वहां पे क्या कोई एक्सरसाइज की तैयारी है, क्या जो एयरक्राफ्ट है उसमें मिसाइलें लगी हैं नहीं, उसमें बम बांधा गया है नहीं, ये तमाम जानकारियां जो शाहेद ड्रोन था वो कमांड सेंटर में भेजना शुरू करता है। अब इसी बीच वहां पे जो कैप्टन था जिसका नाम था टिम हॉकिन वहां पे जब इस चीज को देखता है तो देखने के बाद उसको पता चल गया कि शाहेद ड्रोन रेकी कर रहा है। फौरन उसने थ्रेट भेजा, शाहेद ड्रोन पीछे नहीं हटा। उसके बाद जब लगातार शाहेद ड्रोन फोटो खींचता चला गया तो मजबूर होकर टिम हॉकिंग ने अपना F-35C फाइटर जेट उठवाया और उठवाने के बाद एक पायलट को कहा कि जाके उस ड्रोन को मार के गिरा के। उसके बाद F-35C जो है वो उड़ान भरता है और उस ड्रोन को मार के गिरा देता है। अब कायदे से ईरान को यहां आग बबूला होना था, ईरान को कुछ नाराजगी दिखानी थी, लेकिन असली खेल दोस्तों ये था कि ईरान को जो सेंसिटिव जानकारियां चाहिए थी वो जानकारी मिल चुकी थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान अपने टेरिटरी से 600 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, मतलब किसी और ही समुद्री सीमा में ईरान घुस के इस ड्रोन की रेकी कर रहा था। यानी इस ड्रोन के माध्यम से अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की रेकी कर रहा था। तो कानूनतः ईरान कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ईरान को जो जानकारियां चाहिए थी वो जानकारी उसको मिल गई। अब सुनिए, ईरान एक दिन में कम से कम 1000 शाहेद ड्रोन बना सकता है। तो एक ड्रोन अगर मर गया तो कोई खास दिक्कत नहीं है, फौरन ही ईरान ने अपना दूसरा शाहेद ड्रोन भेजा। अब सुनिए, इनका यानी अमेरिका का एक कमर्शियल शिप जा रहा था, IRGC के फौरन 2 बोट वहां पे पहुंचते हैं और उस शिप पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। फौरन वहां पे जो अमेरिका की नेवी है वहां पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहां पे फायरिंग होती है, तमाम तरह के बवाल होते हैं। उसके बाद जो IRGC थी वो पीछे हटती है।
यानी समुद्र में अगर साफ तौर पे देखा जाए तो बड़े लेवल पे झड़प चल रही है। एक तरफ ड्रोन को मार गिराया जाना, दूसरी तरफ कमर्शियल प्लेन पे IRGC का कब्जा करना, ये तमाम चीजें साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि ईरान कहीं से भी ना झुकने को तैयार है, ना ही ईरान कहीं से भी हार मानने को तैयार है। और साथ ही ईरान के साथ चाइना भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, चूंकि चाइना ने ही अपना याओगान और जिलिन जो इनका एक तरह से सैटेलाइट है उसको फोकस्ड किया, हाई एम्पलीट्यूड की, हाई फ्रीक्वेंसी की इमेजेस जनरेट की, और यह जानकारी जब ईरान तक पहुंची तब यहां से ईरान ने अपना शाही ड्रोन वहां पे भेजा था। खैर इसी बीच अब इजराइल लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बनाते हुए कह रहा है कि आप जल्द से जल्द हमला करें, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। यानी साफ तौर पे ये कहना शुरू कर दिया है इजराइल ने कि आप हमला करें, अगर आप हमला नहीं करते हैं तो हम हमला कर देंगे। अब अमेरिका बड़े चक्कर में है, हमला करे तो बेचारा खुद मारा जाए, ना करे तो इजराइल नाराज हो जाए। और एप्स्टीन फाइल एक ऐसी फाइल है जिसकी वजह से सबको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस समय मुट्ठी में आ चुका है इजराइल के। तो ऐसे हाल में सिचुएशन अमेरिका के लिए एकदम सैंडविच वाली है, ऊपर इजराइल है, बीच में अमेरिका है, ऊपर से ईरान दबा रहा। ऐसे हाल में ये भाई साहब सैंडविच का ब्रेड हो गए, इनकी कोई इज्जत नहीं बची। खैर इसी बीच अब कहानी सुनिए। ईरान ने जब देखा कि ये तुर्की कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि तुर्की खलीफा बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तुर्की खलीफा बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे हाल में क्या हुआ कि तुर्की लगातार सऊदी अरब के चक्कर लगा रहा था, और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर प्लान बना रहे थे कि एनी हाउ तुर्की या फिर सऊदी अरब के बीच मीटिंग हो जाए और पूरे जो मुस्लिम उम्मा है वहां तक ये मैसेज पहुंच जाए कि भाई साहब देखो, पूरी दुनिया में जब कोई शांति नहीं ला पाया तो लाने वाला कौन? तुर्की और सऊदी अरब। ईरान और अमेरिका का झगड़ा सुलझाने वाला कौन? तुर्की और सऊदी अरब। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेता है, सेम पैटर्न पे क्रेडिट लेने का काम तुर्की और सऊदी अरब करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने ऐन मौके पे इस चीज को भांप लिया, और भांपने के बाद ईरान ने वो खेल खेला जो खेल शायद कोई नहीं खेल सकता। ईरान ने कहा कि हम तुर्की में मीटिंग नहीं करेंगे। अब सबके लिए ये था कि ये क्या हो गया भाई, अब तक तो मीटिंग फिक्स थी फ्राइडे को, अचानक से ईरान ने कहा हम नहीं करेंगे, जो कर सकते हो कर लो। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चली तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या चाहिए भैया, क्या बात हो गई, किस चीज का बुरा लगा बताइए तो। उसने कहा वैसे यार ये देश हमें नहीं पसंद है, तुर्की नहीं करेंगे इसमें मीटिंग। तब अमेरिका ने कहा कि कहां करोगे बताओ साहब। ईरान ने कहा सोचने दो। 2-4 मिनट तक ईरान सोचता है, उसके बाद कहता है एक काम करो ओमान आ जाओ। इधर ईरान का कहना हुआ कि ओमान आ जाओ, सामने से डोनाल्ड ट्रंप जैसे हां बोलने को ही तैयार था, फौरन कहता जी साहब डन। इसने कहा ठीक है, फ्राइडे के दिन मीटिंग होगी, जुमे वाले दिन हम अपना नमाज उमाज पढ़ के आएंगे, तुमको जो करना होगा करना, इंतजार करना, हम आएंगे, और इज्जतदार तरीके से बातचीत करना। और हां एक बात का विशेष ध्यान देना, न्यूक्लियर हमें बनाना नहीं है, तो इस मामले पे तो हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन वहां आगे अगर तुमने लतरानी की कि भाई साहब बैलिस्टिक का भी देख लो, तो कोई मतलब नहीं बनता। और ये जो जहाज वहाज भेज के हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और पीछे कर लो पहले। और ताजुब की बात सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप घिघियाते हुए सारी शर्तों को मानने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब जो बोलो सब सही है, तुम्हारा बोला ही गीता कुरान है, इस बात को जान लेना। तो इस लेवल पे ईरान ने इनको मजबूर कर दिया है कि भाई साहब ये कुछ भी करने को तैयार है। अब सुनिए, इधर पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है, इधर हमारे देश में अचानक से एक बड़ी राहत भरी खबर आई कि भाई साहब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई। ऐसे हिंदुस्तानी आपको बताऊं तो फायदे की बात है। फायदे की बात यह है कि कम से कम हमारा रुपया मजबूत होगा, चूंकि जब हम यहां से सामान वहां बेचेंगे तो वहां से डॉलर आएगा, तो हमारा जो डॉलर का बजट है वो बढ़ेगा, जो हमारा अकाउंट है डॉलर का वो बढ़ेगा, उसमें ज्यादा डॉलर जमा होंगे तो रुपया मजबूत होगा, अलग बात है। लेकिन अब इस ट्रेड डील को लेके सवालिया निशान खड़े हो गए। मैं आपको 20 मरतबा बता चुका हूं कि भारत किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज कर ले ओवरकम कर जाएगा, मतलब समय के साथ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर खेती के मामले में ये चीज हो गई, डेयरी के मामले में ये चीज हो गई, तो जीवन भर हम अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। और खबर ये है कि कृषि और डेयरी के मामले में भी डील हुई है। नुकसान क्या है इस डील का, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपकी रोजी रोटी हिट होगी। खबर सुनिए, भारत के पास जो बीज हैं अनाज के वो हाइब्रिड है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, नॉर्मली हाइब्रिड है। ऐसे हाल में क्या होता है कि जब एक नॉर्मली किसान
1000 रुपए की लागत, जैसे उसमें ट्रैक्टर की वो हो गई जुताई, पानी की सिंचाई, साथ ही बीज, थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर, ये तमाम चीजें वो लगाता है। 1000 रुपए लगाता है तो 1200 रुपए का वो अपना गेहूं बेचता है। वहीं अमेरिका का जो किसान है वो 1000 रुपए लगाता ही नहीं, क्योंकि उसके सीड्स इतने एडवांस हैं, उसने इतने उसमें बायोलॉजिकल चेंज किए, उसके डीएनए में इतना परिवर्तन किया है कि अगर उसने 1000 का बीज लगाए तो पैदावार 4000 के बराबर हो जाएगी, जिसे हम असल में हाइब्रिड कहते हैं। ऐसे हाल में क्या होगा कि 1000 लगा के जब वो 4000 का पैदा कर रहा है और हमारा वाला 1000 का लगा के 1200 का पैदा कर रहा है, तो जो 1200 का पैदा कर रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसकी कीमत कितना रखेगा? कम से कम 1500, कम से कम 1500 रखेगा भाई। 300 तो अपनी जेब में आए। लेकिन अब सुनिए कि जो अमेरिका का किसान है वो 1000 रुपए लगाता है या फिर 800 लगाता है और उसको 4000 की पैदावार होती है, तो अपनी कीमत कितना लगाएगा? 1300। 1300 में भी ठीक ठाक कमा लेगा। तो मार्केट में एक तरफ से अमेरिका का चावल, अमेरिका का गेहूं आएगा, वो 1300 का होगा। भारत के किसान का गेहूं चावल आएगा, वो 1500 का होगा। तो कौन सा आप खरीदेंगे? आपको जो सस्ता मिलेगा आप खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे भारत के किसानों की जो चीजें हैं उसका डिमांड खत्म। जैसे भारत का किसान जब दूध पैदा करता है तो आमतौर पे हमारे यहां जो गाय है, भैंस है, देखिए जानवर खाना सेम ही खाते हैं, दूध अलग अलग होता है। एक भैंस अगर 1 लीटर दूध दे रही तो वो भी उतना ही खाएगी, एक भैंस अगर 5 लीटर दूध दे रही तो वो भी उतना खाएगी, और एक भैंस 50 लीटर दे रही तो वो भी उतना खाएगी। खुराक सेम है। अब सुनिए, भारत के आमतौर पे जितने जानवर हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, 2 लीटर 4 लीटर मैक्स टू मैक्स 5 लीटर, और बहुत रिकॉर्ड तौर पे देखा जाए तो 10 लीटर। इससे ज्यादा दूध हमारे यहाँ का कोई जानवर नहीं देता। वहीं अमेरिका के लोग अपने जानवरों को साफ तौर पे कहा जाए तो प्रोटीन के नाम पे मांस तक पीस के खिलाते हैं। वहाँ सोयाबीन की खेती अच्छी होती तो सोयाबीन खिलाते हैं, तमाम तरह के केमिकल्स खिलाते हैं। इस वजह से वहाँ के जो जानवर हैं वो 50-50 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ का किसान वो खाना खिलाता है, मान के चलिए 1000 का, सेम वहाँ का किसान 1000 का खाना खिलाएगा। इस किसान के भैंस ने 5 लीटर दूध दिया, 5 लीटर दूध दिया, और वहाँ वाले ने सेम प्राइस पे 50 लीटर दूध अपनी भैंस से निकाल लिया। तो यहाँ वाला 1000 रुपया रिकवर करने के लिए अपने भैंस के दूध की कीमत 60 रुपए पर लीटर रखेगा, जो अभी है, कि भाई कीमत निकल जाए, थोड़ा 2-4 रुपए फायदे हो जाए। वहां वाला उसके पास सेम कीमत पे 50 लीटर दूध है तो वो 30 रुपए लीटर रख देगा, और वही दूध जब भारत में आके जब 0 टैरिफ है तो 30 में से आएगा तो 30 में बिक जाएगा। तो आपको जब एक जगह 30 रुपए लीटर का दूध मिल रहा है तो आप 50 वाला काहे लेंगे? तो यहां डेयरी भी खत्म हो गई भारत की, किसान भी खत्म हो गया भारत का। और इसके बाद जब ये सब खत्म हो गए, अचानक से अमेरिका कहेगा कि भाई साहब हमारे दाम बढ़ गए, अब हम 70 रुपए लीटर दूध बेचेंगे, 80 रुपए लीटर दूध बेचेंगे, 500 रुपए किलो गेहूं बेचेंगे। आपके किसान के पास अब गेहूं है नहीं, खरीदो फिर 500 रुपए। किसान भी खत्म, अमीर भी खत्म, गरीब भी खत्म। और ये सेम चीज जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी हमारे देश में हुआ था। हमारे पास गेहूं नहीं था, और ऐसे हाल में उस गेहूं के ना होने की वजह से दोस्तों, उस गेहूं के ना होने की वजह से दोस्तों, वहां का जो प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था अमेरिका का, बार बार इंदिरा गांधी जी को ब्लैकमेल करता था। यहां भूखमरी के हालात थे, लोग भूखे मरे थे क्योंकि हम अमेरिका पे डिपेंड थे। और इसी के जस्ट बाद हमारे देश में 2 क्रांतियां आई थी, 2 रेवोल्यूशन आए थे, एक हरित क्रांति और एक कृषि क्रांति और एक दुग्ध क्रांति। मतलब एक तरह से हम खेती बढ़ाएंगे और दूध की पैदावार बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है अमेरिका जैसे देशों पे वो खत्म हो जाए। लेकिन इस बार इस रिपोर्ट पे जिस हिसाब से अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम कैरोलिन लेनिन है, कैरोलिन लेनिन ने जिस हिसाब से फॉक्स न्यूज में अपने इंटरव्यू में कहा कि कृषि भी इन्वॉल्व है, डेयरी भी इन्वॉल्व है, मतलब बड़ा साफ है कि ट्रंप के आगे मोदी झुक गए और झुकने के बाद अपने देश के किसानों के हितों को हाशिए पे रख दिया। और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा सुनिए। ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। गरीब किसानों को जेल भेजते हैं, अरे शर्म कर लो। अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो, बीजेपी वालों अगर मर्द के बच्चे हो तो ट्रंप को धमकी दे के दिखाओ।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी सही बात बोली कि ट्रंप बोला खड़ा तो भाई साहब खड़े, ट्रंप बोला बैठ जाओ तो भाई साहब बैठ गए। ट्रंप जो बोलता है वही भाई साहब करते हैं और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इस मामले की गंभीरता को आप समझिएगा। खैर, इसी बीच गाजा से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि गाजा के अंदर अचानक से इजराइल के सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। ऐसा दावा किसी और ने नहीं, इजराइल के सैनिकों ने ही किया और कहा कि हमारे सैनिकों के ऊपर अचानक से किसी संगठन ने बड़ा हमला किया है। प्रोबेबली एक नाम हमास का लगा देंगे। और इसी के जस्ट बाद काउंटर स्ट्राइक में इजराइल ने फायरिंग की, एयर स्ट्राइक की और उसमें कई सारे फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। यानी इसको चाहे ऐसे देखें चाहे वैसे देखें, फिलिस्तीनी मारे गए इस बात को आप कंफर्म जानिए। वहीं इजरायली जो सैनिक है वो नहीं मारे गए, उनको केवल गोलियां लगी या फिर गोलियां कान के बगल से निकल गई। तो हमला करने के लिए नए नए ये जो प्लानिंग करते हैं इसका भी एक नायाब नमूना है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आज शायद ऑडियो में आपको डिस्टर्बेंस लगे, चूंकि अभी देख रहा हूं कि जो मेन माइक है वो बंद है, जो कॉलर माइक है वो काम कर रहा है, तो दोनों की आवाज़ में अंतर है। इस वजह से इस वीडियो को और लंबा नहीं बनाऊंगा। बाकी अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।